अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिज़नेस रिसर्च का आज हमने चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 1 से आपका वही एक क्वेश्चन बन रहा है, कुछ इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स, और उसके बाद जो है वो आपका इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल रिसर्च या मैनेजर्स के लिए रिसर्च क्यों इंपॉर्टेंट है। अब बेटे चैप्टर 2 जो है वो आपका है द साइंटिफिक अप्रोच एंड अल्टरनेटिव अप्रोचेस टू इन्वेस्टिगेशन। इस चैप्टर में जो हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हॉलमार्क ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। यानी कि बेटे हमने अभी तक इस चीज़ का आइडिया कर लिया कि रिसर्च क्या होती है। रिसर्च इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक डेटा बेस्ड क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव इंक्वायरी इनटू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स दैट नीड अ सोल्यूशन। कि एक रिसर्च जो है वो क्या होती है, एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक, एक सिस्टमैटिक वे में डेटा बेस्ड क्रिटिकल, यानी कि हम इसमें तनकीदी नज़र से ऑब्जेक्टिव तरीके से इंक्वायरी कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर रहे होते हैं और उनके सोल्यूशंस को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि रिसर्च की हमने देखी दो टाइप्स हैं, बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च, और ये दोनों जो हैं वो साइंटिफिक वे में कंडक्ट की जाती हैं। तो साइंटिफिक रिसर्च क्या होती है? साइंटिफिक रिसर्च फोकसेस ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड परसू अ स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल ऑर्गेनाइज्ड एंड रिगरस मेथड टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये एक एविडेंस बेस्ड स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल मेथड ऑप्ट करती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, डाटा को गैदर करने के लिए, उसे एनालाइज करने के लिए, और उसके बाद उसमें से वैलिड कंक्लूजन्स ड्रॉ करने चाहिए करने के लिए। तो इस तरह बेटे कि साइंटिफिक रिसर्च जो है वो आपकी एक्सपीरियंस, आपकी गट फीलिंग्स और आपकी इंट्यूशन पे बेस नहीं कर रही होती, जबकि साइंटिफिक रिसर्च एविडेंसेस की बेस पे, फैक्ट्स की बेस पे बेस कर रही होती है। तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो है वो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होती है रैदर देन सब्जेक्टिव। ठीक है, और ये क्रिटिकल फैक्टर्स को जो वर्क प्लेस पे मौजूद होते हैं उनको देखते हुए आपकी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने की और सॉल्व करने की कोशिश करती है। तो साइंटिफिक रिसर्च का जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च पे अप्लाई होता है। तो ये बेटे रिसर्च की डेफिनेशन थी, और रिसर्च इज़ ऑल अबाउट साइंटिफिक रिसर्च। तो साइंटिफिक रिसर्च क्या होती है ये आपके साथ डिस्कशन कर ली। अब बेटे देखिए, क्या रिसर्चर्स हमेशा रिसर्च करते हुए एक साइंटिफिक अप्रोच यूज़ करते हैं? मेजॉरिटी टाइम्स तो साइंटिफिक अप्रोच यूज़ करनी चाहिए, ये गुड रिसर्च को जो है वो डिस्टिंक्ट करती है। लेकिन बेटे कुछ बहुत से इश्यूज़ ऐसे हैं जिसकी वजह से समटाइम्स रिसर्चर्स साइंटिफिक अप्रोच को यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है, समटाइम्स आपकी प्रॉब्लम इतनी सिंपल होती है, ठीक है, कि वो फ़ौरन से एट द स्पॉट जो है वो सॉल्व हो जाती है, या समटाइम्स जो है वो आपको एक एलेबोरेटिव किस्म की रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर बेटे टाइम के जो इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, या आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं कि आप उनको रिसर्च पे, गुड रिसर्च पे स्पेंड कर सकें, या लैक ऑफ नॉलेज, और इस तरह के बहुत से फैक्टर्स जो हैं जहाँ पे लोग अपनी इंट्यूशन की बेस पे काम कर रहे होते हैं, इमोशनल होते हैं, ये सारे फैक्टर्स साइंटिफिक रिसर्च की राह में रिकावट बन सकते हैं। तो एक अच्छी या गुड रिसर्च करने के लिए, एक साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए उसमें क्या करेक्टरिस्टिक्स का होना ज़रूरी है? दीज आर कॉल्ड द हॉलमार्क्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, हॉलमार्क्स मीन्स द डिस्टिंग्विशिंग करेक्टरिस्टिक्स जो कि एक साइंटिफिक रिसर्च में होनी चाहिए। तो बेटे टोटल 8 करेक्टरिस्टिक्स हैं: पर्पजनिवनेस, रिगर, टेस्टेबिलिटी, रेप्लिकेबिलिटी, प्रेसिजन एंड कॉन्फिडेंस, ऑब्जेक्टिविटी, जनरलाइजेबिलिटी एंड पार्सिमनी। ठीक है, ये 8 जो हैं वो करेक्टरिस्टिक्स हैं साइंटिफिक रिसर्च की, कि अगर आप अपनी रिसर्च को साइंटिफिक बनाना चाहते हैं, डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं अपनी रिसर्च को दैट रिसर्च से, तो यू शुड present the 8 characteristics और hallmarks of the scientific research in your research methodology। बेटे इसमें सबसे पहले है पर्पसिवनेस। पर्पस से, कि मैनेजर को अपनी रिसर्च एक डेफिनेट एम या पर्पस से स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, आपके सामने कोई पर्पस हो, कोई एम हो, कोई प्रॉब्लम हो जिसे आपने सॉल्व करना है, और उसका सिर्फ वो प्रॉब्लम को आपने सॉल्व नहीं करना, बल्कि आपका कुछ पर्पस हो जो आपने अचीव करने हैं, कुछ गोल्स आपने अचीव करने हैं। यानी कि सपोज करें आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की कमिटमेंट को आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं, ये प्रॉब्लम आपको लगता है कि हमारे एम्प्लॉयज़ में लैक ऑफ कमिटमेंट है, तो ये आपके सामने एक प्रॉब्लम है। तो आपको देखना चाहिए कि वो कौन से बेनिफिशियल वेज़ हैं जिनमें इस कमिटमेंट को इन्हांस किया जा सकता है। आप अपने पर्पस को सामने रखें कि अगर हम एम्प्लॉय की कमिटमेंट को इन्हांस करेंगे तो ना सिर्फ एम्प्लॉयज़ की कमिटमेंट बढ़ेगी, लॉयल्टी बढ़ेगी, बल्कि टर्नओवर कम हो जाएगी, एब्सेंटिज्म कम हो जाएगी, और उनकी परफॉर्मेंस लेवल्स अप हो जाएंगे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट देंगी। तो इस रिसर्च का एक पर्पस है, एक डेफिनेट एम है जिसे वो अचीव करना चाह रही है, टू इंक्रीज द एम्प्लॉय कमिटमेंट सो दैट देयर विल बी लोअर टर्नओवर, लोअर एब्सेंटिज्म एंड इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस लेवल्स। ठीक है, उसके बाद है बेटे रिगर।
रिगर जो है वो ये होता है कि आपकी जो स्टडी है जिसका आपने एक पर्पस डेवलप किया है, इसमें आपने रिगर को ऐड करना है। मींस आपने एक साउंड थ्योरेटिकल बेस और मेथडोलॉजी जो है वो ऐड करनी है अपनी स्टडी के अंदर। रिगर का मतलब होता है कि केयरफुलनेस तरीके से और एक डिग्री ऑफ एग्जैक्टिट्यूड, यानी कि एग्जैक्ट वे में रिसर्च इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करना। जिस तरह बेटे देखें कि अगर आपने ऊपर पर्पस बना लिया कि भाई यू वांट टू इंक्रीज द एम्प्लॉयज़ कमिटमेंट लेवल, ठीक है, और उसके नतीजे में क्या फ़ायदे हैं, तो अगर आपने रिगर ऐड करना है तो आपको एक साउंड थ्योरेटिकल बेस के साथ काम करना है। ये नहीं कि आपने 10 से 12 एम्प्लॉयज़ से पूछा कि भाई किस तरीके से कमिटमेंट इन्हांस हो सकती है, उन्होंने जो आपको इंटरव्यू के नताइज दिए उसकी बेस पे आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई ये तरीक़ेकार हैं जिनसे एम्प्लॉय की कमिटमेंट को इन्हांस किया जा सकता है। ठीक है, इसमें रिगर की कमी है। मीन्स कि आपने सिर्फ उन 10 से 12 एम्प्लॉयज़ की बेस पे आप ओवरऑल डिसीजन नहीं ले सकते कि कौन सी चीज़ें एम्प्लॉय की कमिटमेंट को इन्हांस कर सकती हैं। आपकी ये होल अप्रोच जो है ये अनसाइंटिफिक कहलाएगी। क्यों अनसाइंटिफिक कहलाएगी? इस रिसर्च में रिगर की कमी किस सेंस में है? दीज कंक्लूजन्स आर इनकरेक्टली ड्रॉन बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ जस्ट अ फ्यू एम्प्लॉयज़। ठीक है, आपने ये कंक्लूजन्स सिर्फ फ्यू एम्प्लॉयज़ के ओपिनियन की बेस पर ड्राइव किए। ज़रूरी नहीं कि ये जो एम्प्लॉयज़ हैं ये आपकी इंटायर वर्क फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हों। द मैनर ऑफ फ्रेमिंग एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चंस कुड हैव इंट्रोड्यूस्ड बाइस्ड। आपने जिस तरीके से एम्प्लॉयज़ से क्वेश्चन किए मे बी उन्होंने बाइस्ड तरीके से आपको जवाब दिया हो, इनकरेक्ट वे में आपको रिस्पॉन्स किया हो, उनके बॉस के सामने आपने उनसे पूछा और उन्होंने अच्छा बनने के लिए सिर्फ शो ऑफ किया हो कि भाई ये चीज़ें हैं जिससे कमिटमेंट इन्हांस हो सकती है। देयर माइट बी मैनी अदर इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसेस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट दैट द स्मॉल सैंपल ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स डिड नॉट और कुड नॉट वर्बलाइज। और इसके अलावा एम्प्लॉय की कमिटमेंट को इन्हांस करने में और बहुत से चीज़ें हो सकती हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं जो अपना असर डालते हैं, लेकिन ये स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल उसको जो है वो बता नहीं सका, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो बेटे ये इतनी तरह के जो बायसेस मौजूद हैं इस सारी रिसर्च के अंदर, इसमें लैक ऑफ रिगर यानी कि रिगर की कमी है कि आपकी जो थ्योरेटिकल बेस है, मीन्स जो आपने थेरी जिसकी बेस पे आपने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया है वो थ्योरेटिकल बेस, वो थेरी जो है उसमें कमी है, आपकी मेथडोलॉजी में कमी है। आपने चंद लोगों की बात पे जो कि पूरी वर्कफोर्स का रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं और जो बहुत सी बातों को मिस कर सकते हैं, आप उनकी बेस पे कंक्लूजन को ड्रॉ नहीं कर सकते। तो बेटे जो रिगरस रिसर्च होती है इसमें एक साउंड थियोरेटिकल बेस होती है और केयरफुल तरीके से आप अपनी मेथोडोलॉजी को चूज़ करते हैं। आप इनमें हर फैक्टर्स को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि राइट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें अप्रोप्रिएट सैम्पल से मिल सके और मिनिमम डिग्री ऑफ बायस जो है वो मौजूद हो और हम एक सूटेबल किस्म का अपने डाटा का एनालिसिस कर सकें। तो रिगर रिसर्च जो है, अगर आपकी रिसर्च रिगर होगी तो आपकी रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च कहलाएगी और उसमें बाकी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगी। उसके बाद बेटे देखें टेस्टेबिलिटी। टेस्टेबिलिटी ये प्रॉपर्टी होती है कि आपकी जो स्टडी में जो आपने हाइपोथेसिस बनाए हैं उनको टेस्ट किया जा सके। जब आप कोई रिसर्च स्टडी करते हैं तो आप एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं अपनी अपनी फाइंडिंग्स को सपोर्ट करने के लिए। वो टेंटेटिव या टेस्टेबल स्टेटमेंट जो है हाइपोथेसिस कहलाती हैं। ठीक है, विच प्रिडिक्ट्स व्हाट यू एक्सपेक्ट टू फाइंड इन योर एम्पिरिकल डाटा। आप अपने डाटा में क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं उस मकसद के लिए आप अपने हाइपोथेसिस सेट करते हैं। तो हाइपोथेसिस बेटे आप थेरी से बनाते हैं। ठीक है, जो पहले से उस टॉपिक से रिलेटेड थेरीज होती हैं, रिसर्च आर्टिकल्स हमारे सामने पड़े होते हैं, उनको देखते हुए हम अपने हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। यानी कि सपोज करें हमने ऊपर जब ये एक पर्पस बना लिया कि हम एम्प्लॉय की कमिटमेंट को इन्हांस करना चाहते हैं और हमने जब थेरी से जो है वो नॉलेज लिया, एम्प्लॉय से इंटरव्यू किया, तो हमें आइडिया हुआ कि भाई इंक्रीज पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉय की पार्टिसिपेशन को इन्हांस कर सकती है, पे स्केल एम्प्लॉय की पार्टिसिपेशन को इन्हांस कर सकता है। अब इसकी बेस पे हम अपने हाइपोथेसिस जो है वो डेवलप कर देंगे जिन्हें हमने टेस्ट करना है कि इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप with the employees commitment। ठीक है, इंक्रीज पे लेवल हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द एम्प्लॉयज़ कमिटमेंट। इस तरीके से बेटे हम अपने हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे जिन्हें हमने अपने एम्पिरिकल डाटा की बेस पे टेस्ट करना है। ठीक है, और यह हाइपोथेसिस थेरी से आपके सामने आते हैं। तो एक साइंटिफिक हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल, ये टेस्टेबल होने चाहिए। नॉन टेस्टेबल हाइपोथेसिस जो है वो एक वेग किस्म की, डाउटफुल किस्म की स्टेटमेंट्स होती हैं जिन्हें आप टेस्ट नहीं कर सकते। जिस तरह गॉड क्रिएटेड द अर्थ, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो बेटे नॉन टेस्टेबल है, इसको हम टेस्ट नहीं कर सकते एम्पिरिकली ऑब्जेक्टिव वे में। ठीक है, तो रिसर्चर ने अपने जो भी रिसर्च करनी है, ठीक है, उसने जो डाटा गैदर किया है उसकी बेस पे उसने अपने हाइपोथेसिस डेवलप करने हैं कि भाई जो भी फैक्टर्स उसने देखे कि भाई हमारी ग्रेटर पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग जो है वो एम्प्लॉयज़ की लेवल ऑफ कमिटमेंट को इन्हांस कर सकती है। तो वो ये हाइपोथेसिस जो है वो डेवलप करेगी कि देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑफ
पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग ऑन द हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, कि अगर हम एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवाएंगे तो इससे उनकी लेवल ऑफ कमिटमेंट इन्हांस होगी। बेटे ये जो हाइपोथेसिस है ये टेस्टेबल है, ठीक है, इसे आप टेस्ट कर सकते हैं। आप एम्प्लॉयज़ से क्वेश्चनेयर जो है एम्प्लॉयज़ को सेंड कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ के आंसर से उनके इंटरव्यूज़ के रिस्पॉन्स में आप देख सकते हैं कि वाकई ही ये जो हमने हाइपोथेसिस डेवलप किया है कि एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन करवाई जाए तो उनका कमिटमेंट लेवल इन्हांस होगा या नहीं। इस मकसद के लिए डिफरेंट तरह के उनका डाटा जब आप गैदर करते हैं तो उसके बाद आप डिफरेंट तरह के स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाते हैं, जिसमें कोरिलेशन टेस्ट है, रिग्रेशन है, टी टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ये डिफरेंट तरह के स्टैटिस्टिकल टेस्ट को अप्लाई करने के बाद आप अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं कि वाकई ही पार्टिसिपेशन और कमिटमेंट का कोई रिलेशनशिप है या नहीं। तो साइंटिफिक रिसर्च जो है वो लॉजिकली एक हाइपोथेसिस डेवलप करती है और फिर देखने की कोशिश करती है कि क्या ये हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। तो ये बेटे एक हॉलमार्क है साइंटिफिक रिसर्च का कि इसमें जो भी हाइपोथेसिस डेवलप किए जाए इट दे शुड बी कैपेबल ऑफ टेस्टिंग। उसके बाद है बेटे रेप्लिकेबिलिटी। रेप्लिकेबिलिटी कहते हैं रिपीट करने को, ठीक है। आपकी रिसर्च की जो भी फाइंडिंग्स आई, जो भी कंक्लूजन आए, आपकी रिसर्च पे आपका कॉन्फिडेंस जो आपका फेथ बढ़ जाएगा इफ़ सिमिलर फाइंडिंग्स इमर्ज ऑन द बेसिस ऑफ डाटा कलेक्टेड बाय अदर्स एम्प्लॉइंग द सेम मेथड्स। अगर कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेजर सेम मेथड्स को यूज़ करते हुए डाटा को कलेक्ट करें और उसके बाद अगर उनकी फाइंडिंग्स भी सिमिलर आएँ तो इट्स मीन योर फाइंडिंग्स आर रेप्लिकेबल। रेप्लिकेशन जो है वो इस चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करती है कि हमने अपने हाइपोथेसिस जो है वो बाय चांस से सपोर्ट नहीं कर लिया, बल्कि हमने एक साइंटिफिक वे में काम किया था, एक ऑथेंटिक वे में काम किया था, और हमारे जो हाइपोथेसिस है, हमारा जो कंक्लूजन है, उसने हमारी पॉपुलेशन के बारे में हमें एग्जैक्ट डिटेल्स दी हैं। इस वजह से जब इसी तरह के मेथड्स को किसी दूसरी जगह पे यूज़ किया जाए, रिपीट किया जाए, रेप्लिकेट किया जाए, तो सेम रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे सामने आए। तो रेप्लिकेशन जो है वो हमें हमारी स्टडी के जो डिज़ाइन है उसकी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अगर हम प्रोवाइड करें तो उसे कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करे, इसके नतीजे में उसको सेम फाइंडिंग्स आए, सेम कंक्लूजन्स आए, तो दिस इज़ कॉल्ड रेप्लिकेशन, ठीक है। तो रेप्लिकेबिलिटी इज़ द एक्सटेंट टू विच अ री स्टडी इज़ मेड पॉसिबल, ठीक है। रेप्लिकेबिलिटी क्या होती है कि जिसमें आप एक री स्टडी कर सकते हैं बाय प्रोविजन ऑफ द डिज़ाइन डिटेल्स ऑफ द स्टडी इन द रिसर्च रिपोर्ट। अपनी रिसर्च रिपोर्ट में अगर आप अपने डिज़ाइन की डिटेल प्रोवाइड कर दें कि हमने किस तरीके से ये सारी रिसर्च कंडक्ट की, और कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, कोई दूसरा इंडिविजुअल उस पूरी डिज़ाइन डिटेल को यूज़ करते हुए स्टडी कंडक्ट करे, अगर उसके सामने सेम रिजल्ट्स आएँ तो दिस इज़ कॉल्ड रेप्लिकेबिलिटी और रिपीटेडनेस। तो आपकी रिसर्च जो है वो रेप्लिकेबल हो, ये नहीं कि सिर्फ आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो अप्लाई हो गई या आपने ये मेथड यूज़ किया तो ये नतीजा आ गया, कोई दूसरा पर्सन, कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन इसी मेथड के तहत काम करे तो उसका बिल्कुल डिफरेंट रिजल्ट आए, ऐसा नहीं होगा। मेथडोलॉजी अगर आपकी अडॉप्ट की जाए, यूज़ की जाए, आपका स्टडी डिज़ाइन यूज़ किया जाए, आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, आपका क्वेश्चन या डाटा मेथड्स, तो ऑर्गेनाइजेशंस में सेम फाइंडिंग्स जो हम आए तो दिस इज़ कॉल्ड रेप्लिकेबिलिटी। अदरवाइज़ तो ये होगा कि आपने बाय चांस अपने हाइपोथेसिस को सपोर्ट करवाया। उसके बाद बैठे प्रिसिजन एंड कॉन्फिडेंस। प्रिसिजन एंड कॉन्फिडेंस जो है ये दो टर्म्स हैं, ये दोनों जो है वो करेक्टरिस्टिक्स हैं साइंटिफिक रिसर्च की। प्रिसिजन जो है वो बेटे ये होता है क्लोजनेस ऑफ द फाइंडिंग टू रियलिटी, कि आपने जो भी रिसर्च करते हैं, आपको पता है पॉपुलेशन बहुत लार्ज होती है, आप एक सैम्पल चूज़ करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ करते हैं और उन पे स्टडी आप कंडक्ट करते हैं। तो बेटे देखिए प्रिसिजन ये होती है कि आपने अपने सैम्पल की बेस पे जो भी फाइंडिंग्स डेवलप की वो फाइंडिंग्स रियलिटी से कितनी करीब है। तो प्रिसिजन जो है वो एग्जैक्टिट्यूड ऑफ रिजल्ट्स बताती है कि आपके रिजल्ट्स में कितनी एक्यूरेसी है और कितने वो एग्जैक्ट हैं, कितने वो यूनिवर्स की रियलिटी से करीब हैं, ठीक है। यानी कि सपोज़ करें कि अगर आप एक रिज़ल्ट ये एस्टिमेट लगाते हैं, आपकी फाइंडिंग्स जो हैं वो ये कहती हैं कि एब्सेंटिज्म की वजह से जो प्रोडक्शन डेज लॉस्ट होते हैं वो 30 से 40 के दरमियान है, ठीक है, और एक्चुअल फिगर जो है वो 35 है। तो आपका ये नतीजा प्रिसाइज है, 30 एंड 40 के दरमियान फॉल कर रहा है 35, यानी कि आपकी जो एस्टिमेशन है वो प्रिसिजन को मेनटेन कर रही है, बजाय इसके कि आप जो है वो 20 एंड 50 का अंदाज़ा लगाएं, एस्टिमेशन लगाएं, जबकि एक्चुअल में 35 हो, ठीक है। तो ये बेटे प्रिसिजन कहलाती है, इसे कॉन्फिडेंस इंटरवल भी कहते हैं। और कॉन्फिडेंस जो है वो ये प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि आपके एस्टिमेशंस करेक्ट हैं। नॉर्मली कॉन्फिडेंस क्लेम ये होता है कि आपने जो रिसर्च किया उस पर आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि 95% हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो ट्रू हैं और 5% एरर के चांसेस हो सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस को कॉन्फिडेंस लेवल भी कहते हैं। जिस तरह जो मैनेजमेंट रिसर्च है, जिस तरह की रिसर्च, बिजनेस रिसर्च आप करती हैं, वहाँ पे आप जो भी फाइंडिंग्स, जो भी रिसर्च कर रही हैं, वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल 95% होना चाहिए। मीन्स कि आपको उस चीज़ की श्योरिटी हो, आप कॉन्फिडेंट हो कि 95%
90% आपके रिजल्ट्स एक्यूरेट हैं, छोटी मोटी जो चांसेस हैं वो 5% के करीब जो है वो एरर्स दरमियान में हो सकती हैं। तो जितना ज़्यादा प्रिसीजन एंड कॉन्फिडेंस आपकी रिसर्च में होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी रिसर्च को साइंटिफिक कंसीडर किया जाएगा और आपके रिजल्ट्स जो हैं वो यूज़फुल होंगे। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिसीजन एंड कॉन्फिडेंस। प्रिसीजन मीन्स कि आपकी फाइंडिंग्स रियलिटी से कितने करीब हैं, और कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं अपने रिजल्ट से रिलेटेड और कितने एरर के चांसेस हैं आपकी फाइंडिंग्स में। उसके बाद है बेटे ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब जो है वो ये होता है कि आप जो भी कंक्लूजन ड्रॉ करें अपने डाटा को एनालिसिस करने के बाद, डाटा को इंटरप्रेट करने के बाद, ये ऑब्जेक्टिव हो। मींस कि ये फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पर हो, ये आपकी सब्जेक्टिव या इमोशनल वैल्यूज़ की बेस पर ना हो। यानी कि सपोज करें कि अगर आपने हाइपोथेसिस बनाया कि ग्रेटर पार्टिसिपेशन अगर एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग में देंगे तो इससे ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट इन्हांस होगी। आपके रिजल्ट्स ने इसको सपोर्ट नहीं किया, आपके डाटा ने इसको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन आप जो है इसके बावजूद जस्टिफाई करने की कोशिश करें, फोर्स करें मैनेजमेंट को कि नहीं भाई एम्प्लॉय की पार्टिसिपेशन जो है वो ज़्यादा होगी तो उनका कमिटमेंट लेवल इन्हांस होगा। नो, क्योंकि ये जो आप उनको फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन फैक्चुअल फैक्ट्स, ये डाटा बेस्ड रिसर्च फाइंडिंग्स नहीं है, बल्कि ये सिर्फ आपकी सब्जेक्टिव ओपिनियन है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो नॉन डाटा बेस्ड या मिसलीडिंग कंक्लूजन्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हैं तो उन्हें बहुत सा डैमेज फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, टेस्टिंग की और आपको पता चला कि इंक्रीज्ड पे का कोई खास फ़र्क नहीं है एम्प्लॉय की कमिटमेंट के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद आप फोर्स कर रहे हैं कि एक रिवाइज्ड पे सिस्टम इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। तो बेटे ये लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी है आपकी रिसर्च के अंदर। आप अपने सब्जेक्टिव तरीके से अपने इमोशंस की बेस पर अपने वे में बात ना करें, बल्कि जो भी फाइंडिंग्स लेके आएँ वो फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पर लेके आएँ। तो जितना ज़्यादा आपका डाटा की इंटरप्रिटेशन ऑब्जेक्टिव होगी उतनी ज़्यादा आपकी रिसर्च इन्वेस्टिगेशन जो है वो साइंटिफिक होगी और आपकी जो इंटरप्रिटेशन है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट्स को सपोर्ट करेगी। उसके बाद है बेटे जनरलाइजेबिलिटी जो है ये एक तरीक़ेकार है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो भी रिसर्च फाइंडिंग्स आए वो एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एप्लीकेबल ना हो, बल्कि उस तरह की सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन में अगर उस तरह की प्रॉब्लम आ जाए तो वो वहाँ पे भी अप्लाई हो सके। दिस इज़ कॉल्ड जनरलाइजेबिलिटी। ठीक है, द वाइडर द रेंज ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सोल्यूशंस जनरेटेड बाय रिसर्च। एक रिसर्च जो सोल्यूशंस जनरेट करती है उनकी एप्लीकेबिलिटी जितनी वाइडर होती है, यानी कि जितनी ज़्यादा जगह पे वो अप्लाई हो सकती हैं, द मोर यूज़फुल इज़ रिसर्च टू द यूज़र्स। जिस तरह बेटे देखें कि अगर आपकी रिसर्च ने यह नतीजा निकाला कि डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन से एम्प्लॉय की कमिटमेंट इन्हांस होगी और उसके बाद ये डिफरेंट तरह की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस में यही नतीजा निकला है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी रिसर्च बहुत ज़्यादा जनरलाइजेबल है कि आपकी रिसर्च आपने जो की उसका जो नतीजा है वो सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई नहीं होता, बल्कि उस तरह की हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो ये नतीजा निकलेगा कि अगर आप एम्प्लॉय की कमिटमेंट को इन्हांस करना चाहते हैं तो आपको उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन करवाना चाहिए। तो इस तरीके से जो जनरलाइजेबिलिटी है यह आपकी इन्हांस होती है और आपकी इंटरप्रिटेशन जो है वो सक्सेसफुल कंसीडर की जाती है। जितनी ज़्यादा आपकी रिसर्च जनरलाइजेबल होती है, यानी कि उसको अप्लाई किया जा सकता है एक सेटिंग से दूसरी सेटिंग में, उतनी ज़्यादा है उस रिसर्च की वैल्यू होती है और वो यूज़फुल होती है। और जो रिसर्च फाइंडिंग जनरलाइज नहीं होती, ठीक है, उनको जो है वो लेस रिगरस या लेस यूज़फुल जो है वो कंसीडर किया जाता है। नॉर्मली जो अप्लाइड रिसर्च होती है जिसमें आप एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम का रिस्पॉन्स करते हैं वो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन तक ही लिमिटेड होती है, लेकिन जो बेसिक रिसर्च होती है जिसमें आप बॉडी ऑफ नॉलेज को इन्हांस करने की कोशिश होती है ये ज़्यादा जनरलाइज्ड होती है कि इसमें आप ऐसे तरीके का एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं जो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बल्कि इस तरह की प्रॉब्लम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका सोल्यूशन देख सकती है, इस रिसर्च फाइंडिंग को अप्लाई कर सकती है। उसके बाद बेटे पार्सिमनी लास्ट हॉलमार्क या करैक्टरिस्टिक है साइंटिफिक रिसर्च की। पार्सिमनी मीन्स सिंप्लिसिटी, कि आप अपने फिनोमिना या प्रॉब्लम को बहुत सिंपली एक्सप्लेन करें और उसका जो भी सोल्यूशन प्रेजेंट करें वो भी बहुत सिंपल हो। ठीक है, आप हमेशा कम्प्लेक्स रिसर्च फ्रेमवर्क्स को यूज़ ना करें, अनएम्बिगुअस या अनमैनेजेबल किस्म के फैक्टर्स को यूज़ ना करें, बजाय इसके कि आप बताएं कि भाई 5 से 6 वेरिएबल्स जो हैं वो एम्प्लॉय की कमिटमेंट को इन्हांस कर सकते हैं। आप अपना फोकस 2 से 3 मेन वेरिएबल्स के ऊपर रखें, यानी कि 2 से 3 वो मेन वेरिएबल्स जो कि 45% तक कमिटमेंट को इन्हांस कर सकते हैं, वो रिसर्च ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू द रिसर्च जिसमें आप 6 से 7 वेरिएबल्स लेके आएँ जो 48% तक आपकी कमिटमेंट को इन्हांस कर रहे हैं। तो इस वजह से बेटे अपने रिसर्च को सिंपल रखें। जितना ज़्यादा आप वेरिएबल्स को ऐड करके अपनी रिसर्च को कम्प्लेक्स करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी रिसर्च अनमैनेजेबल हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, और इस वजह आपके लिए
प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन फाइंड करना क्रिटिकल हो जाएगा। तो पर्सिमनी जो है वो कैसे आती है कि आप पहले अपनी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, उसके बाद उन फैक्टर्स को जो उस पर अपना असर डाल रहे हैं, और उसके बाद एक गुड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अपना डेवलप करें, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ करें, अच्छे तरीके से लिटरेचर रिव्यू को देखें, पिछले लोगों ने जो उस रिसर्च पे काम किया उसको देखें, और उसके बाद उसकी बेस पे अपने नतीजे या फाइंडिंग्स को ड्रॉ करने की कोशिश करें। तो ये बेटे 8 हॉलमार्क्स थे एक साइंटिफिक रिसर्च के, कि एक साइंटिफिक रिसर्च का एक डेफिनेट एम पर्पस हो, इसकी एक साउंड मेथोडोलॉजी हो, यानी कि इसमें रिगरनेस हो, एक थ्योरी की बेस पे आप काम करें, एक से दो लोगों की बेस पे आप काम ना करें, इसमें आप ऐसे हाइपोथेसिस डेवलप करें विच आर कैपेबल ऑफ टेस्टिंग, फिर आपकी रिसर्च की फाइंडिंग्स ऐसी हों जो रिपीट की जा सकती हों, सेम मेथोडोलॉजी एंड डिज़ाइन को यूज़ जब कोई दूसरा पर्सन यूज़ करे, रिसर्चर यूज़ करे, उसके सामने भी सेम रिजल्ट्स आएँ। फिर आपकी साइंटिफिक रिसर्च का जो फाइंडिंग्स हैं वो रियलिटी से क्लोज हों, और आप भी कॉन्फिडेंट हों कि आपकी एस्टिमेशंस करेक्ट हैं, आपकी जो भी फाइंडिंग्स हो, कंक्लूजन हो, दे आर बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स एंड द फिगर्स, आपकी फाइंडिंग्स जनरलाइजेबल हो, इनका स्कोप ऑफ एप्लीकेबिलिटी जो है वो वाइडर हो, और आपकी रिसर्च के सारा स्कीम जो है वो सिंपल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी रिसर्च के अंदर, तो दिस रिसर्च इज़ कॉल्ड द साइंटिफिक रिसर्च।